ओके, अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस, है ना। सबसे पहले क्या होता है, डिलीजेंस क्या होता है, कोई भी केयरफुल या स्किलफुल एक्टिविटी करना, है ना। जस्ट उसका उल्टा लाइक केयरलेस एक्टिविटी या कोई भी अनस्किल्ड एक्टिविटी करने को अपन नेग्लिजेंस बोलते हैं, है ना। तो क्या लिखा है, व्हाट इज नेग्लिजेंस, क्या लिखा है, डिग्री ऑफ स्किल और केयर एग्जिबिटेड बाय डॉक्टर वाइल परफॉर्मिंग द प्रोसीजर विच वाज बिलो द प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड। जो भी स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया गया है उससे अगर बिलो होता है तो उस केस में हम लोग उसको नेग्लिजेंस बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा, ओमिशन टू डू समथिंग विच अ रीजनेबल मैन वुड डू और डूइंग समथिंग विच ए प्रूडेंट रीजनेबल मैन वुड नॉट डू, है ना। मतलब कि कोई भी एक डॉक्टर को जो काम करना चाहिए अगर वो नहीं कर पा रहा है तो, या फिर कोई भी एक काम जो डॉक्टर को नहीं करना चाहिए वो काम कर रहा है ना। तो ये दोनों चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, नेग्लिजेंस के अंदर इन कंसिडर करते हैं। फिर होता है कंसर्न। कंसर्न क्या होता है, डेफिनेशन होता है वॉलंटरी एग्रीमेंट, कॉम्प्लियंस, परमिशन एंड एक्सेप्टिंग फॉर द एक्ट ऑफ पर्पस। कोई भी चीज़ के लिए अगर एग्री करना है ना, दो पर्सन के बीच में वॉलंटरीली एग्री करना, उसको अपन कंसर्न बोलेंगे, है ना। फिर होता है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, सेक्शन 13 ये बोलता है कि 2 और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसर्न व्हेन दे एग्री। अगर 2 या 2 ज़्यादा पर्सन एग्री होते हैं सेम चीज़ के लिए तो उसको अपन कंसर्न बोलते हैं। नेक्स्ट है ना, ये जो कंसर्न है वो क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, इन्फॉर्म मतलब कि प्रॉपरली सामने वाले को उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और उस चीज़ को समझ आना चाहिए कि वो जो किस चीज़ के लिए वो कंसर्न दे पा रहा है ना। नेक्स्ट है जैसे कि अगर क्या लिखा है, डॉक्टर एग्जामिनिंग और ट्रीटिंग ए पेशेंट विदाउट द कंसर्न। अगर कोई डॉक्टर बिना कंसर्न के ट्रीट करता है तो उसको अपन ऑफेंस कंसिडर कर सकते हैं। 2 टाइप का होता है, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। इम्प्लाइड मतलब कि ऐसा लाइक अगर कोई डॉक्टर को नॉर्मली सिंपली किसी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो वो पेशेंट बिना बोले ही मतलब ऐसा शो करेगा कि वो रेडी है, उस चीज़ के लिए कंसर्न दे रहा है ना। ये माइनर पर्पस के लिए होता है, लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन, इंजेक्शन और पल्स बीपी मेजर करना, इन सब केस में। फिर होता है एक्सप्रेस कंसर्न। इसके अंदर 2 चीज़ आता है, ओरल कंसर्न और रिटेन कंसर्न। ओरल जो होता है इसको अपन इक्वल वैल्यू देते हैं रिटेन कंसर्न के। और क्या लिखा है, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रूव फॉर डॉक्टर, बट ओरल कंसर्न का लॉस क्या हो जाएगा कि डॉक्टर को प्रूव करने में दिक्कत हो जाएगा। ओरल कंसर्न हेल्ड है ना, बट ये सिंपल प्रोसीजर लाइक द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, IV फ्लूइड या फिर ब्लड टेस्ट, है ना। इन केस के लिए वो यूज़ होता है। फिर रिटेन कंसर्न होता है, कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर लाइक सर्जरी, इंसिजन, है ना, ड्रेनेज, एब्सेस, ये सब करते हैं तो उस केस पे अपन रिटेन कंसर्न का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्म रिटेन कंसर्न। ये हमारा क्या होता है, मोस्ट सुपीरियर होता है, इसको और अपन डॉक्टराइन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर बोलते हैं। इसमें ही डॉक्टर पेशेंट के पास राइट होता है कि वो चूज़ कर सकता है कि वो क्या उसके लिए बेट है, गुड है या फिर बेड है, क्या उसके लिए सही है ना। एंड टू बी डन ऑन हिम टू गेट क्योर। जो भी इसको करता है उसको क्योर करने के लिए करते हैं। इन्फॉर्म रिटेन कंसर्न में क्या वो होगा कि डॉक्टर को पहले प्रॉपरली इन्फॉर्म करें कि डिजीज़ क्या है, ट्रीटमेंट क्या लेंगे, अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, वो सारी चीज़ को उनको इन्फॉर्म करना होता है। दिस अलाउ द पेशेंट टू चूज़। तो उसके बेसिस में पेशेंट क्या करेगा, उसको जो भी उसको ट्रीटमेंट का बेसिस है उसको वो चूज़ करेगा, है ना। इम्पॉर्टेंट सिचुएशन, कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन होते हैं जैसे कि सर्जरी, है ना। वहाँ पे बेटर होता है कि मतलब पेशेंट को या फिर उनके क्लोज रिलेटिव्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है एंड प्रॉपरली उसमें साइन ले लेना है। इन केस अगर वो कुछ कंप्लेन करते हैं तो इसको एज ए प्रूफ ताकि वो शो कर सकें, है ना। यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा है कि इफ़ सपोज द पेशेंट डाई, अगर पेशेंट मर जाता है तो रिलेटिव या फिर उनके पीपल अगर उसके अगेंस्ट केस फाइल करते हैं तो उन केस में वो दिखा सकते हैं कि जो डॉक्टर है उसने सारा बेस्ट अपना ट्राई किया है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, फिर भी जो डेथ था वो अनअवॉइडेबल था। ओके, नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड रिफ्यूज़ल। क्या होता है, जब डॉक्टर को फील होता है कि कोई जो पर्टिकुलर टाइप का ट्रीटमेंट है वो पेशेंट के लिए बेस्ट है, मगर पेशेंट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, उस ट्रीटमेंट को अगर एग्री नहीं करता है उस चीज़ के लिए, तो उस या फिर मतलब कि आगे जा कर के ऐसा सेलेक्ट करता है जिसमें आगे जा कर के कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है, तो उस केस में जो पेशेंट है अगर रिफ्यूज़ करता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर को सेम चीज़ को रिटन फॉर्म में उनसे लेना है, साइन लेना है ना। और इस चीज़ को अपन बोलते हैं इन्फॉर्म्ड रिफ्यूज़ल। फिर होता है कंसर्न इन द मेडिको लीगल केस, है ना। तो पहले तो कंसर्न में क्या होता है कि अपन को प्रॉपर इन्फॉर्म करना है और सर्टिफिकेट के फॉर्म में उसको इशू करके देना है। 2 हो सकता है, अगर कोई कंसर्न में लिखा है कि अगर आपका सर्जरी होगा उसमें या तो 2 आउटकम आ सकते हैं, या तो उनके अगेंस्ट आ जाएगा या तो पेशेंट के फेवर में आएगा। अगर अगेंस्ट आता है तो उस केस में वो केस भी फाइल कर देते हैं। फिर रूल ऑफ द ऑब्टेनिंग कंसर्न क्या होता है, लोको पेरेंटिस क्या होता है। तो कंसर्न क्या होता है, ये मैंडेटरी होता है कोई भी मेडिकल प्रोसीजर एग्जामिनेशन के केस में, है ना, या फिर अगर ओरल होता है तो वो थर्ड पार्टी के प्रेजेंस में होना चाहिए। अगर रिटेन कंसेंट है तो वो नेसेसरी नहीं है, सारे सिचुएशन में डिफिकल्ट फॉर द डॉक्टर टू प्रूव, है ना। बट ओरल है तो वो डॉक्टर के लिए डिफिकल्ट होगा प्रूव करने में। जो कॉमन टेस्ट है अदर देन लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन लाइक द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कलेक्शन ऑफ द ब्लड, एक्सप्रेस है ना, एक्सप्रेस कंसेंट, प्रिफरेबली रिटेन कंसेंट इज नेसेसरी। तो इस केस में ये सारे केस में अपने को रिटेन
फॉर्म में रिटन कंसर्न होना ज़्यादा बेटर होता है। इन मेजर प्रोसीजर्स लाइक द, अगर कोई मेजर प्रोसीजर है सर्जरी है ना, तो इन्फॉर्म कंसर्न जो होता है वहाँ पे नेसेसरी और मैंडेटरी होता है। तो डॉक्टर शुड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव इन हिज एग्जामिनेशन, उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया, दो चीज़ करेंगे, पहला क्या एग्जामिनेशन करने वाले हैं और उस चीज़ को सेम चीज़ को प्रॉपर इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को, और पेशेंट के पास राइट होता है कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है सेम चीज़ के लिए। व्हेन द पर्सन सब्जेक्ट हिमसेल्फ फॉर वॉलंटरी एग्जामिनेशन, अगर पेशेंट खुद को वॉलंटरीली एग्जामिन करना बोलता है जैसे कि इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस, तो ऐसे केस में कंसर्न का नीड नहीं होता है ना। ओके नेक्स्ट है इन क्रिमिनल केस, अगर क्रिमिनल केस है तो अगर विक्टिम और एक्यूज्ड है तो उस केस में जो विक्टिम का एग्जामिनेशन होता है वो विदाउट कंसर्न नहीं किया जा सकता, मतलब कंसर्न नेसेसरी होता है। बट अगर अपने को एक्यूज का करना है तो वहाँ पे बिना कंसर्न के भी एग्जामिन किया जा सकता है। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आएगा वो हमारा सब इंस्पेक्टर या अबव देन लेवल के से आएगा, और ये होता है सेक्शन 53 सीआरपीसी के अंडर। और सेक्शन 54 सीआरपीसी ये बोलता है कि अगर कोई एक्यूज्ड है ना, वो खुद को इनोसेंट प्रूव करना चाहता है तो उस केस में वो अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर कोई ड्रंकेननेस है या ड्रग के अंडर में है तो उस केस में पेशेंट कैन एग्जामिन द पेशेंट विदाउट कंसर्न, है ना, तो उस केस में बिना कंसर्न के हम लोग पेशेंट को एग्जामिन कर सकते हैं। अगर कोई प्रिजनर है ना, खुद को वो मारना चाहता है ताकि वो उसको जेल में रहना ना पड़े, तो अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो इस केस में अपन बिना कंसर्न के भी उनको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन को राइट टू मरने का राइट नहीं है। ओके, फिर कंसर्न गिवन फॉर द कमिटिंग अ क्राइम, अगर कोई क्राइम के लिए किया जा सकता है ना, तो उस केस में भी वो इलीगल होगा और वो वैलिड नहीं होगा, लाइक अबॉर्शन के लिए किया जाता है। तो ओके, इंडिविजुअल अंडर द 18 ईयर कैन नॉट गिव कंसर्ट, है ना, 18 ईयर से अगर कम है तो वो कंसर्ट नहीं दे सकता, और अगर लेस देन 12 ईयर है तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स कंसर्न देंगे, है ना, लेस देन 12 है तो उनके पेरेंट्स कंसर्न देंगे, और डॉक्टर उनको ट्रीट नहीं, अगर कोई केस होता है इमरजेंसी का केस हम वगैरह, बट बच्चे के पेरेंट्स अगर कंसर्न नहीं भी दे रहे हैं तो उस केस में वो ट्रीट नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट है फियर इंटॉक्सिकेशन, या फिर अगर मेंटली अनस्टेबल का केस है, इस केस में अगर पेशेंट कंसर्न देता भी है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी का केस है ना, और वहाँ पे उनके अगर रिलेटिव नहीं है तो उस केस में डॉक्टर बिना कंसर्न के भी प्रोसीड कर सकता है ना। एंड ए ट्रीटमेंट इज़ मेड कंपलसरी बाय द लॉ देन नो कंसर्ट इज़ नेसेसरी, एग्जाम्पल वैक्सीनेशन, जैसे कि कुछ जो है ट्रीटमेंट है जो कि बिना कंसर्न के भी मैंडेटरी है ना, जो लॉ ने डिसाइड किया, तो जैसे कि वैक्सीनेशन, तो उस केस में भी कंसर्न का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, और अगर ट्रीटमेंट या सर्जरी है जो कि अगर सेक्सुअल कैपेसिटी या फर्टिलिटी को अगर इफेक्ट करता है तो वहाँ पे मेल और फीमेल पार्टनर दोनों को कंसर्ट होना कंपलसरी है। ओके, एन एडल्ट इंडिविजुअल कैन नॉट बी डिटेन इनसाइड द हॉस्पिटल विदाउट हिज कंसर्ट, है ना, अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, बिना मेडिकल एडवाइस के। इफ एनी पर्सन हैज़ कंसर्न और गिविंग विलिंग फॉर द डोनेशन ऑफ ऑर्गन, कोई भी अगर ऑर्गन डोनेट करना चाहता है आफ्टर हिज डेथ, तो कंसर्न ऑफ द लीगल हायर इज़ मैंडेटरी, है ना, टू हार्वेस्ट द ऑर्गन, जो उनके भी बच्चे हैं उनका वहाँ पे कंसर्ट होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है आफ्टर द डेथ ऑफ इंडिविजुअल। ओके, लोकल पेरेंट्स क्या होता है कि अगर कोई बच्चा है ना, या फिर कोई भी पर्सन है, उसके अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे जो लोकल पेरेंट्स, जैसे कोई स्टूडेंट है अगर वो क्लास में बेहोश हो जाता है तो उस केस में ट्रीटमेंट के लिए उनके टीचर भी ले सकते हैं जो कि एक्ट करेंगे वहाँ पे एज अ लोकल पेरेंट। फिर अब प्रोफेशनल नेग्लिजेंस या फिर मेडिकल माल प्रैक्टिस क्या होता है, तो जैसा कि हमने प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का जो डेफिनेशन पढ़ा था कि ओमिशन टू डू समथिंग विच ए रीजनेबल पर्सन कॉम्पिटेंट मैन वुड डू, और डूइंग समथिंग विच ए प्रूडेंट रीजनेबल मैन वुड नॉट डू, आइदर ऑफ दिस रिजल्ट इज डायरेक्ट डैमेज, जो कि पेशेंट का जान के लिए भी हार्मफुल हो सकता है ना। ओके, नेक्स्ट है मेडिकल नेग्लिजेंस अराइज, कब अराइज होता है, जबकि वो बिलो प्रिस्क्राइब लेवल का ट्रीटमेंट या स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, उस केस में होता है। ओके, नेग्लिजेंस रिजल्ट आइदर फ्रॉम द, अगर डॉक्टर, दो रीज़न हो सकता है, पहला तो या तो डॉक्टर का अगर नॉलेज नहीं होगा, दूसरा रीज़न हो सकता है स्किल ऑफ द फेलियर, स्किल की कमी हो जाएगी, है ना, तो ये सारे केस में नेग्लिजेंस होने का चांस होता है। ओके, अगर पेशेंट डाई हो भी जाता है तो उस केस में पहले उस चीज़ को प्रूव करना होता है ना, और डॉक्टर को IPC 304A के अंडर पनिश कर सकते हैं। 304A IPC क्या बोलता है कि कोई भी डॉक्टर को हम लोग नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, उसको कल्पेबल होमिसाइड नहीं बोलेंगे, है ना, डॉक्टर को ब्लेम नहीं किया जा सकता है, बट पनिशमेंट में उसको हम लोग इम्प्रिजन किया जा सकते हैं, जो कि एक्सटेंड हो सकता है मोर देन 2 ईयर विथ और विदाउट फाइन। ओके, फिर कंपोनेंट ऑफ द नेग्लिजेंस शुड क्या होता है, फॉर द चार्ज ऑफ द नेग्लिजेंस टू एस्टैब्लिश अगेंस्ट डॉक्टर, है ना, फॉलोइंग शुड बी प्रूव बियॉन्ड एनी डाउट, ये सारे चीज़ प्रॉपरली प्रूव होने चाहिए, लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ द ड्यूटी ऑफ केयर, डिलेक्शन ऑफ द सच ड्यूटी एंड द डैमेज, और डायरेक्ट कज, है ना, डायरेक्ट कज मतलब क्या होता है कि रिजल्टेंट डैमेज जो भी आया है वो डायरेक्ट इफेक्ट आया है डॉक्टर के गलती के कारण, है ना।
इवन इफ़ इट इज़ प्रूव दैट डॉक्टर वाज नेग्लिजेंट, अगर ये प्रूव किया कर देते हैं कि डॉक्टर की गलती से हुआ है, तो बट सच एन एक्ट डिड नॉट कज, हाँ अगर वो फिर लेकिन डॉक्टर ने गलती किया बट उसके खातिर पेशेंट को अगर कुछ हार्म नहीं होता तो उस केस में कोई कंपनसेशन का नीड नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डिनरी डिग्री और प्रोफेशनल स्किल नेसेसरी होता है ना, ताकि डॉक्टर उस चीज़ को मतलब मिनिमम जो एक रिक्वायरमेंट होता है प्रैक्टिशनर का वो उनके पास अवेलेबल होना नेसेसरी है। ओके, और इन केस सच केस हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, बट यहाँ पे रूरल और कॉर्पोरेट के डॉक्टर को अपन एट ए टाइम कंपेयर नहीं कर सकते। फिर एरर इन द जजमेंट इन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, अगर कोई डॉक्टर रॉन्ग डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट बनाता है या फिर गलत दवाई पेशेंट को देता है, प्रिस्क्राइब करता है बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, तो उस चीज़ को डॉक्टर को एक्सप्लेन करना होगा, बट उसके लिए अपन डॉक्टर को पनिश नहीं कर सकते, है ना। ओके, नेक्स्ट होता है कि रेस इप्सा लिक्विटर क्या होता है। तो रेस इप्सा लिक्विटर क्या होता है, एविडेंस स्पीक फॉर इटसेल्फ, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एविडेंस स्पीक फॉर इटसेल्फ। नॉर्मली क्या होता है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो पेशेंट पे होता है ना, बट इस केस में रेस इप्सा लिक्विटर में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है, जैसे कि डॉक्टर ने कुछ नेग्लिजेंस से जो भी सीजर वगैरह है एब्डोमेन में ही छोड़ दिया, तो उस केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो डॉक्टर के अंडर में आ जाएगा, है ना, शिफ्ट हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं रेस इप्सा लिक्विटर बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि इट मीन्स द एविडेंस स्पीक फॉर इटसेल्फ। अगर कोई नेग्लिजेंस का केस होता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है नॉर्मली तो पेशेंट पे होगा, बट ही हैज़ टू प्रूव, है ना, पेशेंट को एविडेंस और विटनेस प्रूव करना होगा कि डॉक्टर ने नेग्लिजेंस किया हुआ है, जो डैमेज हुआ है वो डॉक्टर के नेग्लिजेंस के खातिर हुआ है। बट रेस इप्सा लिक्विटर में होता है इट इज़ क्लियर दैट जो भी एविडेंट है वो डॉक्टर के नेग्लिजेंस के खातिर हुआ है, तो वहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डॉक्टर पे शिफ्ट हो जाएगा और डॉक्टर को प्रूव करना पड़ेगा अपना इनोसेंस, है ना, ताकि जो रिजल्टेंट डैमेज है वो उनके खातिर नहीं हुआ है। और जो सेम एग्जांपल अभी मैंने बताया था। फिर होता है व्हाट इज डिफेंस अवेलेबल फॉर अ डॉक्टर इन मेडिकल नेग्लिजेंस। तो मेडिकल नेग्लिजेंस में डॉक्टर अपने डिफेंस में क्या कर सकता है। सबसे पहले तो सबसे बेस्ट है दैट इज़ कंसर्ट होना चाहिए डॉक्टर के पास, कि अगर उन्होंने कंसर्ट लिया है प्रॉपर फॉर्मेट में तो फिर वहाँ पर वो डॉक्टर बच सकते हैं। मोस्ट ऑफ द चार्ज जो नेग्लिजेंस का होता है वो डॉक्टर में कि वो उसके खातिर प्रॉब्लम आता है वो ये होता है कि उन्होंने कंसर्न नहीं लिया होता है ना। 99% केस में जो कंसर्न होता है उससे बचा जा सकता है ना। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट डॉक्टर आर नॉट मच अवेयर। बहुत सारे केस में होता है डॉक्टर ही अवेयर नहीं होता है एट द टाइम ऑफ द ट्रीटमेंट और ना ही पेशेंट्स अवेयर होते हैं, तो इस केस में प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर एक कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है कि डॉक्टर वॉज ऑलरेडी नेग्लिजेंट एंड द पेशेंट हैज़ ऑल्सो एडेड द रिजल्टेंट डैमेज, है ना। लाइक डॉक्टर ने अगर कोई सूचर किया बट कम्प्लीटली सूचर नहीं किया है, तो उस केस में क्या हुआ, फिर पेशेंट को बोला कि नेक्स्ट डेली आकर के आपको इसका ड्रेसिंग करना है। तो उस केस में अगर पेशेंट विजिट नहीं करता है तो जो फर्दर एक्स्ट्रा डैमेज है या इन्फेक्शन है वो डॉक्टर के पेशेंट के अगर गलती से आया है तो उसको बोल सकते हैं इन सच केस में जो कंपनसेशन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पे सेम एग्जांपल जो हमने दिया। ओके, या फिर कोई भी पेशेंट सही से मेडिसिन नहीं लेता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट, तो उसके खातिर अगर इल हेल्थ क्रिएट होता है तो वो रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट इस कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस। इस केस में जो होता है जो भी कंपनसेशन होगा वो मैनेजमेंट पे करता है। लेटर चांस है कि वो डॉक्टर से या फिर ले सकता है, अपना जो भी होगा वो सेकेंडरी थिंग है। नेक्स्ट इस प्रोडक्ट लिएबिलिटी। अगर प्रोडक्ट के डिफेक्ट के खातिर आता है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ड्रग हो सकता है या फिर मशीन हो सकता है, इसमें अगर कुछ डिफॉल्ट के खातिर पेशेंट का इल हेल्थ होता है या डेथ हो जाता है, तो उस केस में जो केस फाइल होगा वो ना डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं होगा और ना ही इवन मैन्युफैक्चरर के ऊपर होगा। ओके, नेक्स्ट इस थेराप्यूटिक मिस एडवेंचर, इसको और क्या बोलते हैं अपन, मेडिकल माल अगेंस्ट बोलते हैं, है ना। इट इज़ अ वेरी गुड डिफेंस होता है डॉक्टर के लिए एंड दिस इज एप्लीकेबल इन ए सिचुएशन। ये कब एप्लीकेबल होता है, वेयर द ट्रीटमेंट प्रोसीजर कैरी इनहेरिट द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जिसमें जो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन होता है ना, कोई ऐसा ट्रीटमेंट प्रोसीजर जिसमें रिस्क होने का चांस होता है और डॉक्टर जो है वो अपना जो भी बेस्ट होता है गुड प्रॉपर केयर प्रिकॉशन सारा प्रॉपरली फॉलो करते हैं, सारा चीज़ सही से करते हैं। उसके बाद भी अगर अनफॉर्चुनेटली अगर पेशेंट को कुछ डैमेज हो जाता है या डाई हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं थेराप्यूटिक मिस एडवेंचर। ये मेनली क्या होता है, इंडिविजुअल के वेरिएशन में होता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है ना, नॉर्मली उसका इम्यून भी नॉर्मल है बट जेनेटिक कंपोजिशन ही ऐसा है कि उसको कम डोज का ड्रग ही इजीली उस पर वर्क कर जाता है, बट फिर भी उसको नॉर्मल डोज देंगे तो उनके लिए वो हाई हो जाएगा, ऐसा ये एग्जांपल हो सकता है। ओके, फिर इस केस में जो क्या लिखा है यहाँ पे फिर से जो बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाएगा वो यहाँ पे डॉक्टर के में होगा कि उन्होंने स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉलो किया था, उसके बाद भी डैमेज जो है उनके गलती से नहीं हुआ है। या फिर और भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, लाइक यहाँ पे थायराइडक्टोमी करते वक्त रिकरेंट लेरिंजियल नर्व का कट जाना या फिर डॉक्टर को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देखते वक्त नीडल का टूट जाना एंड ऑल। ओके, फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क डॉक्ट्राइन क्या होता है कि देखो कोई भी प्रोसीजर में
थोड़ा बहुत रिस्क होता ही है ना, कि चांस है कि वहाँ पे रिस्क होता ही है। तो उस चीज़ में, उस केस में डॉक्टर को पूरा प्रॉपरली रिस्क को कैलकुलेट करते हुए ट्रीटमेंट करना होता है। फिर है विकरियस लिएबिलिटी। क्या होता है? लेट द मास्टर आंसर। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा केस में जो भी नेग्लिजेंस का केस आता है तो जो चीफ डॉक्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे नेग्लिजेंस से टेके में, ना कि हम उनके असिस्टेंट या फिर पैरामेडिकल स्टाफ है उनके ऊपर हम लोग ब्लेम कर सकते हैं, है ना। तो दिस डॉक्ट्राइन कैन इन्फोर्स ओनली, ये मेनली सिविल नेग्लिजेंस के केस में होता है ना, और ये इन्वॉल्व करता है मॉनेटरी कंपनसेशन को। फिर होता है व्हाट आर द स्टेप टू बी टेकन डॉक्टर टू प्रिवेंट मेडिकल नेग्लिजेंस। तो क्या क्या डॉक्टर को ध्यान रखना चाहिए? प्रॉपर कंसर्न लेना है, फुल्ली क्वालिफाइड स्टाफ रखना चाहिए, प्रॉपर टाइमली पेशेंट को अटेंड करना है, पेशेंट अगर पे नहीं भी कर रहा है तो उस केस में भी डॉक्टर को ट्रीट करना है। नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या कॉमनली इशू आते हैं, है ना, नेग्लिजेंस के कॉमन केस होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपरली रिकॉर्ड रखना चाहिए, एटलीस्ट 3 साल तक के पेशेंट के ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर उनके पास। एंड रीजनेबल डिग्री, उनके प्रॉपर केयर स्किल नॉलेज इस चीज़ का उनके पास डिग्री होना चाहिए, और दूसरे डॉक्टर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। एंड गार्डिंग अगेंस्ट द थेराप्यूटिक हजार्ड। फिर होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नॉर्मली क्या होता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड द स्पीडी जस्टिस फॉर द कंज्यूमर के लिए ये बनाया गया है ना। और इसमें क्या लिखा है? जो डॉक्टर प्रोवाइड सर्विस टू द पेशेंट फॉर विच ही इज़ बिंग पेड, है ना। कोई भी अगर पेशेंट पे करता है डॉक्टर को तो उसके अगेंस्ट वो केस भी फाइल कर सकता है। 3 लेवल के डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल 3 लेवल के यहाँ पे कंज्यूमर फोरम होते हैं, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का होता है। यहाँ पे कुछ फाइन है, डिस्ट्रिक्ट में अप टू 20 लाख, स्टेट में 20 लाख टू 1 करोड़ और नेशनल में अप टू 1 करोड़। ओके, फिर है कंप्लेंट कैन बी लॉजेज इन अ कंज्यूमर कोर्ट, है ना। कंज्यूमर कोर्ट में इसके लिए हम केस फाइल कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट के केस में इस अपन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ द प्रोफेशनल इंडेमिनिटी पॉलिसी। क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो इंश्योर कर सकता है कि जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस बाय वे ऑफ टेकिंग प्रोफेशनल, मतलब कि सीधी सी बात है, अपन बोल सकते हैं इंश्योरेंस के, है ना, कि अगर कोई मेडिकल डॉक्टर है वो भी इंश्योरेंस ले सकता है। ऐसे लाइक अगर प्राइवेट क्लिनिक है तो वो इंश्योरेंस ले सकता है बेस्ड ऑन हिज जॉब, है ना, अपने जॉब के अकॉर्डिंग। और अपने जॉब के अकॉर्डिंग वो इंश्योरेंस ले सकता है, ताकि अगर कुछ हो भी जाता है तो उस केस में जो पे करेगा वो इंश्योरेंस कंपनी करेगा, बट अप टू सर्टेन लिमिट तक वो पे करेगा, है ना। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स ऑन द वर्कमैन कंपनसेटरी एक्ट 1923। क्या बोलता है कि अगर कोई एक पर्सन है, ऑक्यूपेशन काम करता है कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और उससे रिलेटेड अगर कुछ हेल्थ इशू आ रहा है ना, तो उस केस में जो कंपनसेशन है उसकी जो कंपनी होगी वो उनको पे करेगी। उसके लिए डॉक्टर को प्रॉपर जो है सर्टिफाई करना है, और जो भी सर्टिफिकेट में मतलब कि रिपोर्ट बनाएंगे वो जो हेल्थ इशू है उससे प्रॉपरली रिलेटेबल होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय फॉर द इंजरी, है ना। एंड इफ वर्कमैन डाई देन डिपेंडेचर एंटाइटल टू रिसीव द कंपनसेशन। अगर वर्कमैन जो है वो उसका डेथ हो जाता है तो जो भी उनके फैमिली मेम्बर हैं, डिपेंडेंट हैं, उनको वो मनी कंपनसेशन मिलेगा। इफ़ कॉन्ट्रैक्ट एनी डिजीज़, अगर उनको कोई डिजीज़ होता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ या फिर कुछ इंजरी होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में उनको कंपनसेशन मिलेगा। जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो डिपेंड करता है कि इंजरी कैसा है ना, कॉज ऑफ डेथ क्या है, टोटल डिसेबिलिटी जो भी हुआ है, वो सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेंगे। एंड it connected disability or the death with the event at work legally adequate for awarding the compensation। और इन्फ्लुएंस और ड्रग्स के अंडर तो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ का ध्यान रखना है। फिर क्या लिखा है? द मेडिकल सर्टिफिकेट इशू इन ऑल सच केस शुड बी प्रॉपर, ये एक्यूरेट होना चाहिए बिना कोई इन्फ्लुएंस और एम्बिग्यूटी के। ओके, यहाँ पे फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ प्रोफेशनल डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन आता है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बीच में डिफरेंस। देखो, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस अभी हमने जो पढ़ा वो क्या होता है? अब्सेंस ऑफ द स्किल, डॉक्टर के स्किल के अब्सेंस के खातिर होता है। वहाँ पे डॉक्टर अपना प्रॉपरली ड्यूटी करेगा, है ना। उसके बाद भी अगर पेशेंट को डैमेज हो जाता है तो उसको सिविल कोर्ट में अपन प्रेजेंट करते हैं, और पनिशमेंट में हम लोग या तो इम्प्रिजमेंट या फिर फाइन दे सकते हैं, और अगर इसका जो फर्दर अपील होगा वो हाई कोर्ट में अपील होगा। वेयरएस जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है ये क्या होता है? मेडिकल एथिक्स को वायोलेट करना। यहाँ पे डॉक्टर जो है वो हमारा प्रॉपरली स्किल्ड रहेगा, उसके बाद भी उसने रूल तोड़ेंगे, उस केस में होगा। यहाँ पे ड्यूटी ऑफ केयर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे जो डॉक्टर है वो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के केस में देखेंगे तो जो डॉक्टर है वो प्रॉपरली अपना काम करने का ट्राई कर रहे हैं, है ना, बट यहाँ पे वो ड्यूटी ऑफ केयर प्रेजेंट नहीं है। फिर यहाँ पे पेशेंट को है उसको डैमेज होगा, बट यहाँ पे कोई पेशेंट को कोई हार्म नहीं होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल के लिए अपन एबॉर्शन के साथ समझ सकते हैं। ओके, इसका जो कंप्लेंट होगा वो हमारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को उसको अपन स्टेट मेडिकल में
काउंसिल में ट्रायल होगा इसका, और इसके पनिशमेंट में अपन नेम को इरेज करते हैं, जैसा कि प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के केस में जो पनिशमेंट होता है उसको अपन इम्प्रिजन कर देते थे, है ना। और फर्दर अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिविल नेग्लिजेंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस समझते हैं। ओके, सिविल नेग्लिजेंस में क्या होता है, नो स्पेसिफिक वॉयलेंस, है ना, कोई स्पेसिफिक वॉयलेशन नहीं हो जाएगा रूल का, है ना। यहाँ पे सिंपल थोड़ा बहुत स्किल का या फिर केयर का अब्सेंस हो सकता है। यहाँ पे कंसेंट को अपन गुड डिफेंस ले सकते हैं, सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा इसका, और स्ट्रॉन्ग एविडेंस इसमें काफ़ी होता है कि, और यहाँ पे कंपनसेशन पे जो भी है डैमेज हुआ उसका पे कर सकते हैं, है ना। कंप्लेंट कौन करेगा, यहाँ पे सफ़र कर रहा है पेशेंट वो करेगा। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ पेशेंट पे होता है। बट ये क्या है, सिविल नेग्लिजेंस, मतलब कि सीधी सी बात सिंपल वे में बोल सकते हैं कि कोई डॉक्टर ने छोटा गलती किया है, उस चीज़ को पेशेंट जो है वो प्रूफ करेगा, है ना, इन ऑर्डर टू गेट लिटिल कंपनसेशन। वेयरएज क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या बोलेंगे, इसमें प्रॉपर रूल का वॉयलेशन करना, है ना, कोई बिग मिस्टेक, है ना, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ स्किल और केयर ना होना, है ना, कंसर्ट होने के बाद भी इसमें कोई डिफेंस नहीं है। जैसे कि अगर लाइक सीजर को एब्डोमेन में छोड़ देना, तो वो तो कंसर्न लेने के बाद भी वो डिफेंस नहीं होगा ना। तो इस केस में अपन क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल करते हैं। यहाँ पे गिल्ट शुड बी प्रूवन, गिल्ट को प्रूव करेंगे, एंड 2 साल का इम्प्रिजन हो सकता है, और कंप्लेंट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर में होगा, और डॉक्टर को खुद को इनोसेंट प्रूव करना होगा। थैंक यू।